तो इस चैप्टर में अगले चैप्टर को और ज्यादा आगे बढ़ाते हुए उन्होंने क्या कहा कि मिक्सचर होते क्या है, बस मिश्रण होते क्या है, इस पूरे चैप्टर में बस उसी पे बात हुई। तो स्टार्टिंग जब करी थी हमने इस चैप्टर की, तो हमने देखा था मिक्सचर जो है वो दो प्रकार के होते हैं, सामांगी और विषमांगी मिश्रण। तो सामांगी और विषमांगी क्या होते हैं वो भी हमने देखा कि सामांगी किसको बोलते हैं, जब पूरी तरह से पानी में घुल जाते हैं या फिर पूरी तरह से आपस में घुल जाते हैं, ये बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उसको बोलते हैं सामांगी, जो पूरी तरह से नहीं घुल पाते उनको बोलते हैं विषमांगी। तो ये चीज होती है सामांगी और विषमांगी में। उसके बाद देखा था अपन ने तीन चीजें, वो प्रैक्टिकल का परफॉर्म किया था, और प्रैक्टिकल में तीन चीजें देखी थी, विलयन, फिर उसके बाद देखा था कोलाइडी विलयन, और तीसरा देखा था निलंबन। तीन प्रकार के विलयन हमें प्राप्त होते हैं नॉर्मली डेली लाइफ में। फिर उसके बाद देखा था विलयन के बारे में। तो विलयन जो बना रहता है, विलयन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन, वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, विलय और विलायक। इन दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है विलयन। अच्छा, विलय किसको बोलते हैं? विलय मतलब जो कम मात्रा घोली जाती है उसको विलय बोलते हैं। विलायक किसको बोलते हैं? जो ज्यादा मात्रा में होता है, जिसमें विलय पदार्थ घोला जाता है उसको विलायक बोलते हैं। संतृप्त विलयन क्या होते हैं, असंतृप्त विलयन क्या होते हैं, ये सारी टर्मिनोलॉजी जो अपन यूज कर रहे हैं, ये सारी टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। बाकी इन दोनों चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं था, केवल और केवल थी टर्मिनोलॉजी, जो आपको आगे भविष्य में काम आने वाली है। जो बच्चे मैथ साइंस लेने वाले हैं 10th के बाद, उनके लिए बहुत ज्यादा काम की आने वाली है। क्योंकि आपको यदि समझ में नहीं आएगा संतृप्त विलयन होते क्या है, असंतृप्त विलयन होते क्या है, विलय होते क्या है, विलायक होते क्या है, तो उससे जुड़े हुए आप न्यूमेरिकल कैसे अटेम्प्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली जो इस चैप्टर में बात समझने वाली है वो ये है कि आप टर्मिनोलॉजी समझो, जो टर्म्स हैं उनका मतलब क्या है वो समझो। अगर वो मतलब समझ में आ गया तो आपका चैप्टर पढ़ना सार्थक है ना। जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में कौन कौन सी टर्म्स देख ली, आपने देख ली विलयन किसको बोलते हैं, फिर उसके बाद कोलाइडी विलयन किसको बोलते हैं, या कोलाइडी कण किसको बोलते हैं, कोलाइड्स किससे मिलके बने होते हैं, वो क्या होता है। उसके बाद आपने देखा निलंबन क्या होता है, निलंबन होता क्या है ना। उनके गुण देख लिए, तो गुण देख लिया, उसमें टिंडर प्रभाव का जिक्र है कि टिंडर प्रभाव क्या होता है, उसके बारे में आपने चर्चा करी। उसके बाद संतृप्त विलयन देखा, असंतृप्त विलयन देखा, अति संतृप्त विलयन देखा किसको बोलते हैं, विलय पदार्थ क्या होते हैं वो देखा, विलायक किसे बोलते हैं वो देखा। तो उसके बाद विलयन की सांद्रता के लिए लास्ट क्लास में अपन ने कुछ न्यूमेरिकल भी करे कि विलयन की सांद्रता किसको निकालते, सांद्रता होती क्या है। सांद्रता का मतलब मैंने आपको समझा था कि गाढ़ापन। अगर जनरल वे में अपन बात करें तो सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ापन। तो वो गाढ़ापन ज्ञात कैसे किया जाता है, नंबर में कैसे ज्ञात करेंगे? हम तो बोल देंगे कि शहद जो है वो पानी से गाढ़ा है, कितना गाढ़ा है कैसे बता पाओगे, है ना। वो चीज निकालने के लिए, परसेंटेज में निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, विलयन की सांद्रता बराबर से क्या हो जाता है, विलय पदार्थ की मात्रा डिवाइडेड बाय विलयन की मात्रा, है ना। विलयन में किस किस का आएगा, विलयन में जो है विलय प्लस विलायक दोनों की मात्रा को इकट्ठा कर देंगे। और परसेंटेज में बात करें, अगर हम द्रव्यमान प्रतिशत में बात करें, उसका द्रव्यमान प्रतिशत में याद करना है हमको, तो क्या करेंगे, विलय की जो विलय का द्रव्यमान है, जितना विलय पदार्थ हमने उसमें मिलाया, डिवाइड कर देंगे विलयन के द्रव्यमान से, और मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 100 का। तो हमको जो है वो द्रव्यमान प्रतिशत पता चल जाएगा विलयन का, या फिर आप बोल सकते हो कि विलयन की सांद्रता पता चल जाएगी कितने में, परसेंटेज के केस में, परसेंटेज में हमको विलयन की सांद्रता पता चल जाएगी। परसेंटेज निकालते कैसे वो देखा अपन ने, है ना। प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणित 100, सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो। मेरे को तो ऐसे याद हो गया था, आपको किसी तरह से भी आप ट्रिक से याद करने की कोशिश करो, चीजों को ट्रिक से याद करने की कोशिश करो। एक मूवी है उसमें वो हिचकी मूवी शायद आपने देखी होगी। एक बच्चा जो है उसको क्वेश्चन आंसर याद कर रहा था, वो क्वेश्चन आंसर कैसे याद कर रहा था, उसको उसने गाने के तौर पे याद कर लिया था, गाना बना लिया था उसने, और गाने के तौर पे बना लिया था। मतलब ये नहीं है कि आप गाना बना के याद करो, सभी बच्चों का अपना अपना नजरिया होता है देखने का, पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। मतलब ये है कि आप उसको शॉर्ट कैसे भी करके उसको रिलेट करके याद करो, किसी दूसरी चीज से रिलेट करो तो जिससे याद हो जाए। जैसे प्रतिशत के, मेरे को प्रतिशत क्या है, प्रतिशत बराबर से प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणित 100, ऐसा मेरे को याद हो गया, वो दिमाग में इमेज छप गई, तो वो हमेशा से रटा हुआ। मेरे को इंग्लिश, उसकी इंग्लिश फिर मैं हिंदी से कन्वर्ट कर लूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, वो आसानी से हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या बोल रहा था आपसे, आप चीजों को अपनी तरफ से याद करने की कोशिश करा करो, अपने तरीके से याद करने की कोशिश करा करो। सब बच्चों की अपने अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है। कुछ बच्चों को चल कर याद होता है, मतलब कोई बच्चा बैठकर अच्छे से, एक जगह शांति का माहौल चाहिए किसी को, उसको बैठकर याद होता है। कोई बच्चे को टहल कर याद होता है कि वो छत पर या कमरे में जो है वो कॉपी ले लेते हैं और टहल कर याद करते हैं, मैं उन्हीं में से था। कुछ बच्चों को शांत माहौल चाहिए, किसी को डीजे में भी याद हो जाता है, बगल में डीजे बज रहा है वो डांस करते करते याद कर लेंगे। अपने तरीके खुद खोजो, अपने तरीके से याद करने की कोशिश करो। और याद कैसे करो, ये चीज आप
ये बताओ, प्रतिशत निकालना आपको कौन सिखाएगा? याद करना पड़ेगा क्या? गणित भी याद करना पड़ती है क्या? बिल्कुल नहीं। आपको फॉर्मूला केवल रिवाइज करना होता है, तो वो आप कैसे भी कभी भी याद करो, सोते समय याद करो, नहाते समय याद करो, वॉशरूम में याद करो, सिंक पे ब्रश करते याद करो, दूध पीते हुए याद करो, वो आपके ऊपर है, आपको कब याद करना है। तो प्रतिशत बराबर से प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणित 100, है ना। प्रतिशत से याद आया, आपका रिजल्ट आपको पता चला है क्या अभी? नहीं पता चला तो चलो ठीक है, मैं कल ऑफिशियली तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आप चाहोगे तो मैं कल बता दूंगा उसके बारे में ना, 8 क्लास के रिजल्ट के बारे में, क्योंकि चूंकि आपके एग्जाम हो चुके थे इसलिए। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, मैं वापस आता हूँ काय पे, चैप्टर पे। तो हम देख चुके थे कि विलियन की सांद्रता कितने प्रतिशत है, वो निकालना हम जान चुके थे। अब जो अगला टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और उसके बारे में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी अपन को। अब वो टॉपिक है, हमने जैसा कि अभी चैप्टर के स्टार्टिंग में बोला कि हमारे आसपास जितने भी मिश्रण हैं, हमारे पास जितने भी पदार्थ हैं, वो सारे मिश्रण हैं, वो सभी किसी ना किसी मिश्रण है। तो अब जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो है मिश्रण को उसके घटकों में पृथक कैसे किया जा सकता है। हमारे आसपास अगर कोई मिक्सचर है, जैसे पानी में अल्कोहल का मिक्सचर है, अल्कोहल मिला लिया पानी में अपन ने, यदि आपने देखा होगा टीवी में तो देखा होगा, रियल में अगर किसी घर पे कोई ड्रिंक करता होगा अल्कोहल तो उसको भी देखा होगा, या फिर आपने टीवी में तो 100% श्योर देखा होगा, वो क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक, वो शराब लेते हैं और उसमें पानी मिलाते हैं थोड़ा सा, है ना, तो पानी में पूरी तरह से घुल जाती है, उसका कलर डाइल्यूट हो जाता है, मतलब पतला हो जाता है, तनु बोलते हैं ना जिसको, तनु करना। तनु और सांद्र दो शब्द सुने ना अपन ने इस चैप्टर में, तनु और सांद्र, दोनों फिर से वही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको आगे यूज होने वाली है। तनु और सांद्र, तनु को इसको बोलते हैं पतले को, सांद्र किसको बोलते हैं, गाढ़े को, है ना। कंपेरेटिव टर्म में आपको कंपेयर करना पड़ेगा दो चीजों में, तभी आप बता पाओगे तनु है कि सांद्र। वो कैसे कंपेयर करते हैं, उनकी सांद्रता के आधार पर ही कंपेयर करते हैं, कौन कितना सांद्रता कैसे निकालते हैं, परसेंटेज से निकालते हैं, जैसे कि आपको सिखाया था कि सांद्रता का परसेंटेज कैसे निकलता है। तो वो चीज है ना। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमारे आसपास जितने भी मिक्सचर है, उस वो जिन जिन चीजों से मिलकर बने हुए हैं, उनको अलग कैसे किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए अल्कोहल और पानी को अलग कैसे किया जा सकता है, या फिर एसीटोन और पानी को कैसे पृथक किया जा सकता है, या फिर पानी और तेल को कैसे पृथक किया जा सकता है। अगर पानी में तेल मिला हुआ है, जैसे आपको पता है कि पानी जो है वो तेल जो है वो पानी में घुलता नहीं है, वो ऊपर तैरता रहेगा, पानी के तेल, है ना। तो उनको कैसे अलग किया जा सकता है। अगर नमक घोल दिया हमने पानी में, तो नमक को कैसे अलग कर सकते हैं पानी से, है ना। वायु में अगर ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैसें मिली हुई हैं, इन गैसों को कैसे पृथक किया जा सकता है। अपने आप में वायु भी हमारे सामने एक मिक्सचर है ना, आप सभी को पता है, स्टार्टिंग में ही बोला था, वायु जो है वो कई गैसों का सामान्य मिश्रण है। बहुत सारी गैसेस जो है इसमें मिली हुई होती है, जिसमें से प्रमुख है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हीलियम और डर्ट और वेपर, वो भी होते हैं उसमें, पार्टिकल्स भी होते हैं, वेपर मतलब भाप के, जल वाष्प के कण भी होते हैं बहुत सारे। उन सभी को पृथक किया जा सकता है। मेनली जो होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तीन चीजों को जो है वो पृथक कैसे किया जा सकता है, वो हम इन तकनीकों में पढ़ेंगे। उसके बाद कलर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कलर जो होते हैं वो क्या सच में एक ही कलर होता है या बहुत सारे कलर होते हैं। उसके लिए एक इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल करवाऊंगा, आज मैं दूंगा आपको प्रैक्टिकल करने के लिए, आप सभी को घर पे परफॉर्म करना है, और वो बहुत आसानी से होगा, उसमें कुछ भी चीज की जरूरत नहीं है आपको, आप करके देखेंगे और आपसे होगा भी, आसानी से होगा, है ना। उसके बाद कलर कलर देखेंगे, कलर एक कलर होता है कि नहीं होता, कि और भी कलर उसमें मिक्स होते रहते हैं उसमें। इसके बाद और क्या करेंगे, इसके बाद जो है इसी कड़ी में जो है एक और विधि आएगी, जिसको हम ऊर्ध्वपातन विधि बोलते हैं। ऊर्ध्वपातन आपने नाम सुना होगा, सब्लिमेशन, इसको बोलते हैं ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाना, बिल्कुल वही चीज है। कई हमारे आसपास ऐसी चीज भी होती है। अच्छा, इसका उदाहरण नहीं बता पाया मैं, शायद भूल गया है, स्किप कर गया। क्या कोई ऐसी चीज है आपके पास जो नहीं बताया है मैंने, जो ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है। आप कोई उदाहरण दे सकते हो ऐसी चीज जो कि ठोस अवस्था में मौजूद है और वो समय के साथ साथ जो है वो गैस अवस्था में परिवर्तित है। मैंने उदाहरण दिया है आपको, और बोला भी है कि इसको आप लोग ये नाम से जानते हो, अब इसको भूल जाओ, आप इस नाम से जाना करो। किसी को याद है? हैंड राइज करो, या चैट में आंसर तो कुछ भी करो। किसी को याद है कोई ऐसी ठोस चीज जो कि गैस में कन्वर्ट हो जाती है, गायब हो जाती है कुछ दिनों में, ऐसी चीज जो कि कड़क होती है, ठोस होती है, और कुछ दिनों में जो है वो गायब हो जाती है। मैंने आपको क्लास में बताया उसका नाम, और बोला भी आप लोग इसको इसके नाम से जानते हो।
किसी को याद आ रहा है? हैंड राइज करो। गलत आंसर ही दो, लेकिन दो। खुशी। हाँ खुशी। भैया कुनेन की गोली। हाँ, कुनेन की गोली। मैंने आपको बताया भी था कि आप कुनेन की गोली नहीं बोलना है उसको। क्या बोलने को भैया बोला था? यही याद है, याद नहीं आ रहा। नहीं, याद नहीं आ रहा। चलो, आंसर बिल्कुल सही है। कुनेन की गोली जो है वो डायरेक्ट ठोस अवस्था से गैस में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन मैंने आपसे बोला था कि अब उसको कोई कुनेन की गोली नहीं बोलेगा। गलत नहीं है, वही बात आ जाती है। गलत कोई भी नहीं है ना? लेकिन अपन जब पढ़ रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो अपन उसको थोड़ा सा सही नाम से प्रोनाउंशिएट करें, है ना? सही नाम से उसको पुकारें। तो उसका सही नाम है नेप्थलीन बॉल्स, है ना? नेप्थलीन नेप्थलीन बॉल्स जो होती है, व्हाइट कलर की छोटी छोटी बॉल्स होती है, और कपड़ों के बीच रखी जाती है ताकि कपड़ों में सीड़न की बदबू ना आए, स्मेल ना आए, या फिर कुछ खराबी फंगस वगैरह ना लगे उसमें, है ना? तो वो कुनेन की गोली उसमें रखी जाती है। कई लोग उसको कुनेन बोलते हैं, कई कई जगह भाषा में परिवर्तन करें तो कई लोग कुनेन भी बोलते हैं। तो वो भाषा में परिवर्तन आ जाता है, जिसके कारण से एक रूपता नहीं रहती। उससे अच्छा नेप्थलीन बॉल्स याद रखो आप यहाँ होंगे, चाहे तमिलनाडु में होंगे, चाहे दिल्ली में होंगे, चाहे किसी दूसरी कंट्री में क्यों ना हो, नेप्थलीन बॉल उसका जनरलाइज नाम है, वो कहीं पर भी पूछा जा सकता है। कई बार ऐसी दिक्कत जाती है कि हमारे यहाँ जो है वो किसी चीज को, जैसे मान लीजिए ग्वार पाठा जो होता है, जिसको आप नॉर्मल सही लैंग्वेज में एलोवेरा बोलते हो, उस ग्वार पाठा को कहीं और जो है वो किसी और नाम से जानते हैं। कई औषधि पौधे जैसे होते हैं, जैसे अपने यहाँ जो है वो गिलोय, गिलोय को जो है वो अलग नाम से जानते हैं, उसको कुछ और बोलते हैं अपने यहाँ। तो वो अलग अलग जगह जाते हैं तो उसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। वो चीज वहां पर होगी तो भी जो है वो, एक सिंपल सा बेसिक उदाहरण ले लो। आप अगर दुकान पे जाओगे तो बोले, उससे बोलोगे भैया रवा है क्या? तो रवा, अगर उसके पास सूजी होगी और रवा नहीं होगा तो वो मना कर देगा कि नहीं है मेरे पास रवा, जबकि सूजी और रवा लगभग लगभग सेम ही है। बस उनका आकार जो है वो मोटा और पतला होता है। जो सूजी होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है, रवा जो होता है वो थोड़ा सा पतला होता है, आप देखिएगा। हालांकि हैं वो दोनों सेम ही, है ना? लेकिन हमको उसका सही नाम नहीं पता होगा तो वो कुछ का कुछ दे दें। कई बार कई रेसिपीज में, कई खाना बनाने की चीजों में सूजी की ही जरूरत होती है, मोटे रवे की ही जरूरत होती है। लेकिन वो आप दुकानदार से आओगे, कई बार आप सूजी मांगोगे वो रवा दे देगा, क्योंकि दिखती सेम है ना? लेकिन नाम उसका अलग अलग है। तो नाम अपन ऐसा याद रखें जो हम कहीं पर भी जाएं और सेम हो वो नाम, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो जो कुनेन की गोलियां हैं वो ऊर्ध्वपातन विधि के तहत जो है वो ऊर्ध्वपातन होता है उनमें, और वो ठोस से डायरेक्ट काय में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है, कुछ दिनों में हमें दिखाई नहीं देती है। सेम केस कपूर के साथ भी होता है ना? कपूर के साथ भी होता है। कुनेन नहीं बोलना, मैं भी कभी गलत बोलूं तो मुझे भी सुधारिएगा। नेफ्थलीन बॉल्स बोलते हैं उसको, है ना? क्या बोलते हैं? नेफ्थलीन बॉल, नेफ्थे, नेफा, फ आधा फ, नेफ्थेलिन, नेफ्थेलिन बॉल्स। बॉल्स मतलब गोलियां। तो उसके अलावा भी कपूर में भी होता है उत्पादन। कपूर, आप अगर कपूर के बारे में सुना होगा, नॉर्मली हमारे घर में जो आता है वो प्योर कपूर नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं रूप से उसको, अगर प्योर फॉर्म में होता है कपूर, तो वो रखा रखा जो है वो गायब हो जाता है। कपूर को अगर आप खुले में छोड़ दोगे तो वो धीरे धीरे जो है उसका ऊर्ध्वपातन हो जाएगा और वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? कपूर भी एक ऐसी चीज है जिसमें क्या होता है, ऊर्ध्वपातन होता है। अच्छा, इसी में एक विधि आएगी ऊर्ध्वपातन विधि, उसमें क्या करेंगे हम, कपूर को नमक में घोल देंगे। कपूर को क्या में घोल देंगे? नमक में घोल देंगे। तो बोलेंगे अब देखो, कपूर, नमक भी व्हाइट होता है, कपूर भी व्हाइट होता है, दोनों को मिक्स कर देंगे, आप पहचानो, बोले अलग करो, मिक्सचर तैयार हो गया आपको। उसको अलग करने की विधियां तो मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका था। हाँ, पिछली क्लास का लेक्चर जो है वो मैं अपलोड नहीं कर पाया, बच्ची का मैसेज आया था लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर पाया किसी कारण से। वो अब आज मैं अपलोड कर दूंगा, दोनों ही कल पिछली क्लास का भी कर दूंगा, आज की क्लास का भी कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा डिले होगा। खैर, मैं ये समझा रहा था कि लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ विधियों के नाम बता दिए थे कि इतनी सारी विधियां होती हैं, जो 6-7 विधि होती हैं जिसको हम इसमें पढ़ेंगे। और पहली विधि थी वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के कारण से किस प्रकार के मिक्सचरों को पृथक कर सकते हैं हम, किस प्रकार के मिश्रण जो हमारे आसपास रहते हैं उनको पृथक कर सकते हैं। ऐसे मिक्सचर जो कि पानी में घुले हुए हैं, जैसे उदाहरण के लिए उजाला नील, है ना? वो क्या, पानी में घुली हुई क्या है, स्याही है। ऐसे विलेन को जो है हम अलग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ और क्या हो सकता है इसी में, पिछली बार मैंने पूछा था और बच्चों ने आंसर भी दिया था। और क्या हो सकता है, पानी में और क्या घुला हुआ, उसको गर्म करेंगे कि हमको जो है वो मिल जाएगा। तो हल्दी एक उदाहरण होगी। हल्दी को यदि आप पानी में मिला रहेंगे और हल्दी को यदि गर्म करेंगे तो पानी उड़ जाएगा, हल्दी हल्दी रह जाएगी। तो ऐसा होगा, बिल्कुल होगा।
है ना, नमक के साथ भी होगा, लेकिन नमक के केस में मैंने बताया था आपको उसके लिए उबालने की जरूरत होगी। यहाँ हम वाष्पीकरण कर रहे हैं। उबालना मतलब क्वथनांक, पानी के क्वथनांक पर पहुंच जाना, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाना, याद है ना। उबालना पड़ेगा हमको नमक को, अगर पानी से नमक निकालना है तो। जबकि यहाँ वाष्पीकरण में हम उबाल नहीं रहे, हम पानी को अगर गर्मी करते हैं तो आप देखो कटोरी रख देते हैं हम उसके ऊपर, हल्की भाप में ही जो है वो पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। तो दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क समझिएगा, है ना। वाष्पीकरण में क्या होता है, उबालना, पानी को जो है वो कम टेम्परेचर पर, कम तापमान पर ही जो है वो मिश्रण को उसके अलग अलग घटकों में पृथक किया जा सकता है। जबकि अगर हम उसकी बात करें जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं अगली मेथड की, उसमें हमको उबालना नहीं, उबालना पड़ता है पानी को, क्वथनांक तक पहुंचाना पड़ता है, ज्यादा गर्म करना पड़ता है। जब वो विधि आएगी तो समझेंगे उसके बारे में। अभी क्या बोल रहे हैं, अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप जो है वो इस चैप्टर पे ध्यान दो। मैं आपको दूसरी मेथड पे, हाँ एक चीज मुझे आपको बतानी थी, मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बोला था। मैंने ये वाष्पीकरण तो पढ़ ली थी हमने, एक अपकेंद्रीकरण के बारे में बात कर रहे थे, अपकेंद्रीकरण विधि के बारे में बात कर रहे थे। मैंने आपको इसमें बताया था कि आप दूध से क्रीम कैसे निकाल सकते हो या मक्खन कैसे निकाल सकते हो, मैंने बताया था बहुत अच्छे से आपको। उसमें विधि को बोलते हैं अपकेंद्रीकरण। तो आप यदि मिल्क को, दूध को जो है वो मिक्सर में चला दोगे तो जो है मलाई जो है वो ऊपर आ जाएगी। दूध से मलाई को अलग किया जा सकता है किस विधि से, अपकेंद्रीकरण विधि से। इस अपकेंद्रीकरण विधि का यूज जो है वो खून और मलमूत्र मूत्र की जांच में भी की, मल की नहीं, मल की जांच नहीं की जाती है इंसानों में, बहुत कम ऐसा केस है जिसमें मल की जांच की जाती है, नहीं तो नहीं की जाती है ना। मूत्र की जांच की जाती है। मूत्र और मल में अंतर समझते होंगे आप, मल यानी पोटी, मूत्र यानी कि पेशाब, जिसको आप और क्या बोल सकते हो, पी, है ना, लू भी बोलते हैं कई कंट्रीज में। तो मूत्र की जांच की जाती है। अब होता क्या है, मूत्र की जांच क्यों की जाती है पहले उस पर बात कर लूं मैं, रक्त की जांच क्यों की जाती है उस पर बात कर लूं, फिर उसके बाद बता रहा हूँ कि अपकेंद्रीकरण से इसका क्या लेना देना है। जब हम बीमार होते हैं, जब हम बीमार होते हैं तो हम किस कारण से बीमार होते हैं, तो हमारे आसपास जो कुछ बैक्टीरिया और वायरस हैं, दो दो टर्म यूज की जाती है। बैक्टीरिया मतलब हिंदी में होता है जीवाणु, और वायरस मतलब होता है वायरस, विषाणु। वायरस मतलब विषाणु, जीवाणु और विषाणु दोनों ही अलग अलग टर्म है। जीवाणु जो होते हैं वो नॉर्मली अगर पानी में या दूध दूध में भी पाए जाते हैं, दही में भी पाए जाते हैं, पानी में भी पाए जाते हैं। ये जीवाणु जो है छोटे छोटे जीव हैं जो हमको नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देंगे, सूक्ष्म होते हैं, लेकिन ये जिंदा रहते हैं। अगर माइक्रोस्कोप से हम इनका अध्ययन करेंगे तो चलते हुए दिखाई देंगे हमको। जैसे कि दही में अध्ययन करेंगे तो दही में भी चलते हुए दिखाई देंगे, और दूध में चलते हुए दिखाई देंगे, सभी जगह चलते हुए दिखाई देंगे। मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ यूट्यूब से, जिसमें आप दही का माइक्रोस्कोपिक अध्ययन देख सकते हो, दही में जीवाणु को देख सकते हो, है ना। जबकि इसका उल्टा केस यदि मैं बात करूं विषाणु के बारे में या वायरस के बारे में, तो विषाणु जो है वो जिंदा नहीं रहते नॉर्मली अपने आसपास जो है। विषाणु पानी में पड़े जरूर होंगे, लेकिन वो जिंदा नहीं होंगे, चलते हुए नहीं दिखाई देंगे, बिल्कुल भी चलते हुए दिखाई नहीं देंगे। जबकि जीवाणु इसका उल्टा है, विषाणु बिल्कुल जीवित नहीं रहते हैं, वो बाहर अगर हमारे शरीर के बाहर है तो वो बिल्कुल भी हिलते हुए नहीं नजर आएंगे। कोरोना के केस में भी यही है, अगर वो बाहर है तो जिंदा जरूर रहेगा लेकिन चलता हुआ नहीं दिखेगा। किसी कारण से हमारे बॉडी में इंटर कर गया तो फिर वो जिंदा हो जाएगा। कोरोना क्या है, वायरस है, विषाणु। जबकि जीवाणु क्या होते हैं, जीवाणु जो है वो नॉर्मल इंसिडेंट में भी जिंदा रहते हैं, है ना। उसके केस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको दही का एक वीडियो दिखा रहा हूँ जिसमें आप जीवाणु देख सकते हो। वो मूव करते हुए शायद ही दिखे, लेकिन आप देख तो सकते हो। ये दही को इन्होंने माइक्रोस्कोप में रखा हुआ है, अपन इसका ऑनलाइन पढ़ाई का फायदा उठाएं और इसको मिनिमाइज करें, मिनिमाइज हो जाएगी। हाँ आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर ये चीज, ये जो आपके सामने है ये माइक्रोस्कोपिक अध्ययन है कर्ड का, कर्ड बोले तो दही का, है ना। दही आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दही जो है, ये दही माइक्रोस्कोप के अंदर रखा हुआ है। और आपको ये जो सूक्ष्म चीज दिख रहा है, छोटे छोटे ट्रांसपेरेंट दिख रहे हैं ना, केवल लाइन दिख रही है जिसकी आउटलाइन आउटलाइन दिख रही है, ये इन्होंने जूम करा है, उसको दबा रहा है जिसके कारण से ब्लू ब्लू निशान आ जा रहा है, बाकी और कुछ नहीं है ये, है ना। ये जो आपको डॉट डॉट निशान दिख रहे हैं, ये ट्रांसपेरेंट जो दिख रहे हैं यहाँ पर, ये ब्लू लाइन तो केवल उसके माइक्रोस्कोप के कारण से हो रहा है, ऐसा है ना। मैं आपको बात कर रहा हूँ इन चीज की, जो आपको ये लाइन बाउंड्री दिख रही है,
ये दही का है और दही का माइक्रोस्कोपिक व्यू है, बहुत बड़ा व्यू है। और ये जो सारे हैं, ये चीज क्या है, ये सारे जीवाणु हैं, ये सभी क्या है, जीवाणु हैं, सारे के सारे ये जीवाणु हैं, है ना। तो आपको दिखाई दे रहा है दही कैसा होता है। तो दही में क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं। और केवल दही में नहीं, बाकी बहुत सारी चीजों में भी जो है वो जीवाणु होते हैं। अगर हम पानी पी रहे हैं ना, तो पानी में भी हमको जीवाणु दिख जाएंगे और वो पनप जाते हैं, वो मूव भी करते हैं। अगर आप चलो ठीक है, जीवाणु के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी बात कर लेते हैं अपन। जीवाणु वाला वाला पानी में भी देख लेते हैं जीवाणु को, ताकि आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए। ऑनलाइन पढ़ाई का ये भी फायदा है, अपन यूट्यूब के वीडियो देख सकते हैं डायरेक्ट। बैक्टीरिया अंडर माइक्रोस्कोप। नहीं तो एक्चुअली मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, आपको ये वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर दूं, लेकिन वो लिंक कितनी प्रोवाइड करूंगा मैं, थोड़ी बहुत प्रोवाइड कर सकता हूँ ना। कितनी मैं आप जैसे आप मेरे पास पढ़ाते समय आपके पास कुछ समझाने के लिए आया, तो मैं तुरंत यूट्यूब से आपको वीडियो दिखा देता हूँ। वो उसके कारण से क्या हो जाएगा, आपको चीजें जो है वो प्रैक्टिकली समझ में जाएंगी। मैं अगर आपको वीडियो लिंक शेयर करूंगा तो कितनी शेयर करूंगा मैं, कब कब शेयर करूंगा, और वो लिंक भी नहीं बन पाएगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जैसे जैसे पढ़ाते आऊंगा वैसे वैसे वीडियो दिखाते जाऊँ। ये एक यूट्यूब का एक वीडियो है, इसमें जो है वो एक ई कैरिकिया कॉली, ये बैक्टीरिया का नाम है, आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। वो उन्होंने पानी में मौजूद है वो, और उसका अध्ययन किया है माइक्रोस्कोप से, है ना। तो ये माइक्रोस्कोपिक व्यू आपके सामने आ रहा है, ये है माइक्रोस्कोपिक व्यू। थोड़ा सा ये दूर से है, 40x पे है, मतलब 40 गुना बड़ा है। अब इसको और बड़ा करेंगे तो ये अब 100 गुना बड़ा दिख रहा है हमको। इसके और ज्यादा जूम करेंगे अपन, और ज्यादा पास जाएंगे तो और ज्यादा क्लियर दिखेगा हमको। ये आ गए हम लगभग 150 गुना जूम पे, 150 गुना पे हमको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है ना। थोड़ा थोड़ा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, अभी और नजदीक जाएंगे तो हमको दिखेगा ये। अब आ गए हम 400 गुना बड़ा पे, तो आपको इल्ली जैसी चीजें दिख रही हैं कुछ 400 गुना जूम पे, है ना। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, और उसको और जूम जा रहे हैं, 600 गुना जूम पे चले गए हम। यदि आपको दिखाई दे रहा है 600 गुना जूम, अब 1000 गुना जूम पे हैं हम। अगर 1000 गुना जूम कर लें यदि, तो कुछ इतना इतना बड़ा दिखाई देंगे, धुंधला दिखाई दे रहा है। अभी और नजदीक जाएंगे तब समझ में आएगा आपको। ये देखिए, अब जो है वो लगभग 1500 गुना पे, और आपको ये जो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, मूव कर रहे हैं, हल्के हल्के धुंधले, हल्के हल्के ब्लरी पार्टिकल हैं। वो ब्लर तो दिखाई देगा आपको थोड़ा सा, है ना। लेकिन ये ब्लरी पार्टिकल्स जो है वो, ये आपके बैक्टीरिया हैं। ये देखो, इल्ली जैसी चीज चलती हुई दिखाई दे रही है। वो धुंधला ही दिख रहा है, आप ये मत समझो कि धुंधला दिखा, ये दूसरे प्रकार का वायरस देख रहे हैं। अब एक और स्टाइफाइलोकोकस ऑरियस, अजीब सा नाम है। फिर से वही बात, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। ये 100 गुना जूम पे है, फिर उसके बाद और ज्यादा नजदीक जाएंगे, तो मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ, उतना टाइम नहीं है अपने पास। ये एक और वायरस आपको दिखाई दे रहा है 1500 गुना पे, ये जो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, ये है सभी बैक्टीरिया, सॉरी वायरस नहीं, बैक्टीरिया, है ना। ई कॉली और एस ऑरस नाम है इनका। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि वायरस या फिर बैक्टीरिया कितने छोटे होते हैं। ये बैक्टीरिया दो, ई कॉलस और एस ऑरस जो है वो उन्होंने, ई कॉलिया जो भी था, दो बैक्टीरिया उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर दिखा, बहुत छोटे होते हैं। जब ये जीवाणु हमारी बॉडी में इंटर कर जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया पानी के माध्यम से इंटर कर सकते हैं, या फिर दही, या फिर खाने के माध्यम से। खाने में भी, खाना जो है वो आप देखो, टमाटर यदि काट कर आप रख दोगे, सुबह रखोगे, शाम तक जो है उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, आप देखोगे। तो बैक्टीरिया जो है वो नॉर्मली बैक्टीरिया पनप जाते हैं सब्जी या फलों में, अगर आप उसको काट के रख दोगे। इसलिए आपसे बोला जाता है कि फल या सब्जी जो है वो काट कर ज्यादा देर लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो है उसमें जो है वो बैक्टीरिया पनप जाते हैं, अपने आप ही पनप जाते हैं वो, है ना। उसमें ऑलरेडी वायु के माध्यम से, नमी के माध्यम से वो फल या सब्जी में ऑलरेडी पनप जाते हैं। जब हम उसको रखे हुए फल सब्जी कटी हुई को अगर हम खाते हैं, तो वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंटर कर जाते हैं। जब वो बैक्टीरिया बॉडी में इंटर करते हैं, तो हमारे शरीर का जो एक प्रतिरक्षी तंत्र है, मतलब हमारे बॉडी में एक तंत्र होता है जो कि बाहर से आने वाले हानिकारक चीजों को क्या कर देता है, मार देता है, उनसे लड़ता है और उनको मार देता है। तो हमारे शरीर में जो है वो खून में एक चीज होती है, खून में एक श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं,
व्हाइट ब्लड सेल्स जिनको बोलते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, हिंदी में बोले तो कोशिकाएं भी बोल सकते हो आप उनको, कोशिकाएं होती हैं, जो कि 5th चैप्टर में आएगा और अच्छे से पढ़ेंगे हम। वो श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या करती हैं, कणिकाएं क्या करती हैं, जैसे कोई हमारी बॉडी में इंटर करता है ऐसी चीज जो कि हमारे लिए डेंजरस है, हमारे लिए हानिकारक है, तो वो श्वेत रक्त कणिकाएं उस पर हावी हो जाती हैं, उसको जो है वो खा लेती हैं। कैसे खा लेती हैं उसका वीडियो देखना है, चलो उसका भी वीडियो देखते हैं, अपन सब चीजें देखेंगे। 2 मिनट मुझे दो, मैं सर्च कर दूं ताकि वाइट ब्लड, अगर क्लियर ना दिख रहा हो तो वो भी बता देना। अब देखना ये बैक्टीरिया को व्हाइट ब्लड सेल्स कैसे खाती हैं उसका एक वीडियो है, मतलब रियल वीडियो है सही में, माइक्रोस्कोपिक, ऐसा नहीं है कि एनिमेशन है। थोड़ा अच्छा वीडियो मिल जाए मुझे। ऑडियो बंद ही रखें सब लोग, कुछ बोलना हो तो ही बोलिएगा, नहीं तो ऑडियो बंद रखिएगा आपने। स्क्रीन दिख रही है सभी को है ना? यहाँ पर देखो व्हाइट ब्लड सेल्स की 3D में मॉनिटरिंग करी है इन्होंने, 3D में कैसा दिख रहा है। ये जो दिख रहा है ना घूमता हुआ, ये व्हाइट ब्लड सेल है। हमारे श्वेत रक्त कणिका ऐसी कुछ दिखाई देते हैं, लिखा हुआ बिफोर दे जस्ट लुक लाइक ए शेपलेस अमोइबास। अमोइबा मतलब अमीबा को इंग्लिश में स्पेलिंग जो है वो ऐसे लिखी जाती है, अमोइबा। अमीबा नाम सुना है ना, एक कोशी जीव होता है अमीबा, उसका शेप निर्धारित नहीं होता है कुछ भी, तो वो अमीबा को स्पेलिंग ये होती है AMOEBA एस लगा दिया ताकि अमोइबास कर दिया, उसका प्लूरल फॉर्म कर दिया। अमोइबा या अमीबा बोलते हैं हम नॉर्मली लैंग्वेज में, उसको अमीबा बोलते हैं। तो अमीबा जैसा शेप में दिखती है श्वेत रक्त कणिकाएं। ये देखो ये दिख रही है ना, ये देखो ये वायरस के पीछे, बैक्टीरिया के पीछे पड़ी हुई है, उसके आगे जो चल रहा है ना वो बैक्टीरिया है, देखो वो बैक्टीरिया गया उसके अंदर, दिखाई दिया? ये इसके आगे जो चल रहा है ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का शेप देखा था ना आपने, ऐसे छोटे छोटे होते हैं बहुत, तो ये बैक्टीरिया उसके आगे पीछे देखो, उसके पीछे पड़ गया वो, उसके पीछे पड़ गया, उसको अपने अंदर समेट लिया। उसके अंदर जैसे ही समेटता तो उसके अंदर का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ दिखाई देता है। ये देखो ये इन्होंने जो है वो उसका स्ट्रक्चर रूप में दिखाया कि स्ट्रक्चर ऐसा होता है व्हाइट ब्लड सेल्स का, ऐसी खाती हुई फिरती है वो कीड़े जैसे। तो ये बैक्टीरिया आया और ये अंदर चला गया इसके, ये लगातार बैक्टीरिया को खाते 3D शेप में दिखाया है। और ये देखो ये वायरस है, बैक्टीरिया है ना, ये देखो ये गया इसके अंदर, और ये खाने के बाद क्या कर लेगी, ये पचा लेगी, उसको खत्म कर देगी। तो ये बहुत छोट सूक्ष्म लेवल पर था ये वाला वीडियो कि रियल टीम हमारे ब्लड में क्या होता है और लगातार हो रहा है ये। आप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, लेकिन ये हमारी बॉडी में लगातार हो रहा होता है। जब भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंटर करते हैं, ब्लड में घुल जाते हैं, तो हमारे श्वेत रक्त कणिका बैक्टीरिया को इस तरह से खाती रहती है ना। जब इन बैक्टीरिया की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जब हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं बेचारी लड़ रही हैं, लगातार इनको खा रही है, लेकिन एक सीमा तक ही खा पाएंगी ना, उनकी भी एक लिमिट है, वो लिमिट तक ही खा पाएंगी। जब अब मैं बता रहा हूँ आपको इसका अपकेंद्रीकरण से क्या लेना देना है ना। मैंने आपको इतना कुछ बताया, जी जी सब जनरल नॉलेज के बारे में था, लेकिन आपको बताना जरूरी था ताकि आपके दिमाग में बैठे कि हो क्या रहा है रियलिटी में। जब ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाते हैं, कि हमारे जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं उनको खाने के लिए जो है वो एक लिमिट तक ही खा पाएंगी, बाकी भी बच जाएंगे। जब ये ज्यादा हो जाते हैं ना, तो हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं जो है वो और ज्यादा इनसे लड़ रही होती हैं, और ज्यादा मात्रा में हमारी मस्तिष्क जो है वो बोलता है कि जीवाणुओं की संख्या ज्यादा हो गई है, व्हाइट ब्लड सेल्स और ज्यादा होना चाहिए, तो वो बॉडी में और ज्यादा व्हाइट ब्लड सेल्स डेवलप करता है उन बैक्टीरिया को खाने के लिए। जब वो श्वेत रक्त कणिकाएं वहां भेजी जाती हैं, जिस अंग में बैक्टीरिया है उनको खाया जाता है श्वेत रक्त कणिकाओं के द्वारा, तो क्या होता है, लड़ाई हो रही होती है एक तरह से उनको खाने के लिए। बहुत सारी हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं डेवलप हो रही हैं और उनको खा रही हैं, पूरी बॉडी में एक क्रिया चल रही होती है, तो हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है और तभी आपको बुखार आता है। तो जब भी आपको बुखार आए ना, तो अब ये दिमाग में आना चाहिए कि हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं जो है वो जीवाणु या बैक्टीरिया या वायरस से जो है वो लड़ रहे हैं। इसलिए आप देखोगे कोरोना केवल बैक्टीरिया नहीं, वायरस से भी लड़ने पर भी यही होता है, वो वायरस से भी श्वेत रक्त कणिकाएं ही लड़ रही होती हैं। और इसी कारण से आप देखोगे कोरोना से पीड़ित व्यक्ति का जो है वो बुखार बहुत ज्यादा आ रहा है और रुक रुक के आ रहा है, मतलब कभी तेज हो गया कभी मद्दा हो गया।
इसलिए थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। आप देखोगे कोरोना से जुड़े जितने भी वीडियो आएंगे जहाँ चेकिंग हो रही है कोरोना की, तो वो एक गन जैसी रखते हैं, वो माथे पर जो है वो तापमान नापने के लिए गन रहती है, वो लेजर पॉइंटर गन रहती है। उससे क्या होता है, उस गन से जो है वो एक लेजर निकलती है, आपके सर से टकराती है और आपका बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर लेता है। वो टेम्परेचर, अगर आपको बुखार होगा तो आपको सार्वजनिक स्थानों जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या किसी मॉल वगैरह में अंदर घुसने ही नहीं दिया जाएगा। आपको हो सकता है कोरोना हो, है ना, क्योंकि कोरोना का एक लक्षण है आपका जो है वो बुखार आ जाता है, सर गर्म रहेगा बहुत ज्यादा, जिसके कारण से आपको बुखार बुखार भी रहेगा और तापमान भी आपका बढ़ा हुआ रहेगा। उसी के कारण से वो थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है ताकि आपके शरीर का तापमान नाप लिया जाए। तो बुखार में ऐसा कुछ होता है। तो अब होगा क्या, जैसे मान लीजिए किसी बीमारी का वायरस जो है आपकी बॉडी में इंटर कर गया, उन वायरस की, चलो अगर वीडियो बीच में बंद हो जाए तो फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा ना क्लास। तो अगर हमारे खून में वो वायरस एंटर कर गए, जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस की बात कर लेता हूँ मैं। कोरोना वायरस जो है वो एक दो केस में ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला, एक दो केस में ज्यादा वायरस का इफेक्ट नहीं होने वाला। ज्यादा मात्रा में घुस गए वो और बॉडी में एंटर करने के बाद फैलते जाते हैं, श्वेत रक्त कणिकाओं ने उनको तुरंत खत्म नहीं करा तो उनकी संख्या बढ़ती जाती है। जब उनकी बॉडी में वो संख्या बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है वो खून के माध्यम से ही ट्रेवल करेंगे। खून के माध्यम से ही बॉडी में वो अलग अलग स्थानों पर जा सकते हैं। खून ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसमें वो इधर उधर जा सकते हैं। तो खून में जब वो घुल जाएंगे, बैक्टीरिया या वायरस दोनों, कुछ भी केस हो सकता है, बैक्टीरिया वायरस जब खून में घुल जाएंगे तो हम उसकी जांच करेंगे। खून खून अगर बॉडी में से निकालता है ना डॉक्टर, वो खून निकालता है। वो खून किस लिए निकालता है, वो खून इसलिए निकालता है ताकि वो बैक्टीरिया या वायरस जो भी अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं कोरोना हो, किसी भी बीमारी को फैलाने वाले, वो फंजाई भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकते हैं, ज्यादातर वायरस होते हैं। तो वायरस को चेक करने के लिए खून की जांच करते हैं, है ना। अब मैं आपके उसको टॉपिक पे आता हूँ, अपकेंद्रीकरण का यूज कैसे किया जाता है खून की जांच में। तो खून की जांच के लिए जो आपके सैंपल निकाल लेता है डॉक्टर, आपने बहुत सारे बच्चों ने सैंपल दिया होगा खून की जांच के लिए, तो वो खून की जांच के सैंपल जो है वो ट्यूब में रख लिया जाता है। आप देखोगे एक ग्लास ट्यूब में रख देते हैं। उस ट्यूब को क्या करते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है, मिक्सचर जैसी मशीन होती है, मिक्सर समझते हो ना अपने, मिक्सर होता है वैसा ही एक रोटेशन वाला एक पार्ट होता है। उसमें क्या करते हैं, उस सैंपल को खूब घुमाते हैं, खूब घुमाते हैं उसको। खूब घुमाने के कारण से क्या होता है, जैसे दूध पे मलाई ऊपर आ जाती है ना, तेज जम जाता है, आप देखोगे मिक्सर में अगर घुमाओगे तो सेम केस यहाँ पर भी होता है। जो ब्लड में हल्की चीज होती है वो ऊपर तैरने लगती है और जो भारी चीज होती है वो अलग हो जाती है, मतलब अलग अलग हो जाती है दोनों चीजों को। जो मिक्सचर था हमारा खून जो है वो कई प्रकार का मिक्सचर था, उसमें श्वेत रक्त कणिकाएं भी हैं, लाल रक्त कणिकाएं भी हैं, सारी चीजें, है ना। वो मिक्सचर जो है वो हल्के और भारी में अलग अलग हो जाएगा, पृथक पृथक हो जाएगा। जब अलग अलग हो जाएगा वो, तो वो ऊपर का जो है उसकी जांच अलग करेंगे, नीचे का जो है वो उसकी जांच अलग करेंगे और वो जांच के थ्रू पता लगा लेंगे कि आपके ब्लड में कितने परसेंट श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, कितनी लाल रक्त कणिकाएं हैं, कितनी प्लेटलेट्स हैं, कितनी आपका जो है कोई बैक्टीरिया है तो वो कितनी मात्रा में मौजूद है, अगर कोई वायरस है तो वो उसकी उपस्थिति है या नहीं। सभी के लिए अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं, अलग अलग सैंपल एक ही बार लेंगे, वो उसी सैंपल को अलग अलग तरीके से अलग अलग केमिकल्स से जो है उसका टेस्ट करेंगे और पता लगाएंगे कि आपके ब्लड में कौन कौन से बैक्टीरिया, वायरस हैं या फिर श्वेत रक्त कणिकाएं हैं तो कितनी मात्रा में मौजूद है ना। तो वो अपकेंद्रीकरण वहां पर आपको खून की जांच में जो है वो यूज किया जाता है। उसके बाद यूरिन की जांच के बारे में बता रहा हूँ, एक बार फिर से ज्वाइन करो सभी लोग।